जय हिंद फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का टॉपिक हमारा कंटेम्प्रेरी रहेगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ, इससे पहले हमने प्रीवियस क्लास किया था द कंटेम्प्रेरी का, इसमें हमने 32 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। ठीक है, आप हमारा वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस क्लासेस का तो देख लीजिएगा। हमने ड्रामा का हर एक टॉपिक कवर किया है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है ड्रामा का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मैक्स आस्क्ड टेडी इन रेस्पॉन्स टू द conversation about Ruth and Joy in bed together in the play Homecoming। तो मैक्स ने टेडी से क्या पूछा था जब उन लोगों का बात ही चल रहा था रूथ एंड जॉय का, इन बेड में, टुगेदर इन द प्ले Homecoming। ओके, एंड द ऑप्शंस आर इफ रूथ हैज हैड एनी अफेयर्स सिंस दे हैव बीन मैरिड, इफ रूथ इज अ whore, इफ रूथ कुक्स और जस्ट हैज सेक्स, इफ रूथ इज अ tease to him। The right answer is if Ruth is a tease to him। और उनका आंसर क्या था कि हाँ, if Ruth is a tease to him, that means क्या पता उनके में कुछ हो जो टीज चल रहा हो, मजाक जस्ट ओके उन दोनों के बीच। Our next question is what does Max give Teddy at the end of the play Homecoming। मैक्स ने टेडी को लास्ट में क्या दिया था Homecoming प्ले में। ओके, एंड द आंसर्स और दैट ऑप्शंस आर सम एडवाइस, ए फैमिली बाइबल, ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडफादर, ए बॉटल ऑफ विस्की। द राइट आंसर इज ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंडफादर। उसने अपने दादाजी का फोटो दिया था, पिक्चर दिया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टेडी एंड रूथ आर लेफ्ट अलोन इन द लिविंग रूम, हाउ डज ही ट्राई टू कन्विंस हर टू गो होम विद हिम इन द प्ले द Homecoming। तो जब रूथ एंड टेडी जब एक साथ रूम में थे तब उसने कैसे उसे कन्विंस किया कि वो घर जाए उसके साथ। ओके, एंड द ऑप्शंस आर ही टेल्स हर दैट शी कुड गेट हर ओल्ड जॉब बैक, he says she is making a poor impression on his family, he tells her he wants to leave, he reminds her about her sons। The right answer is he reminds her about her sons। उसने अपने बच्चों का, बेटों के बारे में उन्हें याद दिलाया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज why does Joy protest against the plan for Ruth to become a prostitute। तो जॉय ने क्यों प्रोटेस्ट किया था, कदम उठाया था अगेंस्ट द प्लान, आवाज़ उठाया था प्लान के अगेंस्ट। ओके, और रूथ कि वो एक प्रोस्टिट्यूट बने ना बने। ठीक है, तो एंड द ऑप्शंस आर ही डजंट वांट टू शेयर हर विथ ए बंच ऑफ स्लब्स, शी कुड इजीली मेक ए लॉट मोर मनी, it won't give her enough time to clean the house, she isn't well। The right answer is he doesn't want to share her with a bunch of slobs। तो वो उसे सबके साथ नहीं बांटना चाहता था। ओके, our next question is what does Ruth and tell Lenny about her life before she married Teddy in the play The Homecoming। तो रूथ ने लैनी से क्या कहा था अपनी लाइफ के बारे में जब शादी से पहले टेडी को। ओके, एंड द ऑप्शंस आर शी सेज शी वाज द स्कूल टीचर, she says she used to always go out in the evening, she says she used to think she would never marry, she says she was a photographic model। The right answer is उसने क्या कहा था कि वो एक फोटोग्राफिक मॉडल थी। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज when Max and Sam enter as the brothers are discussing Joy's time upstairs with Ruth, what is the first thing Max asks in the play The Homecoming। तो मैक्स और सैम जब अंदर घुस रहे थे तब जो ब्रदर्स थे वो लोग डिस्कस कर रहे थे, भाई लोग आपस में, कि जॉयस टाइम अपस्टेयर्स विद रूथ, जॉय जो है ऊपर की तरफ जा रहा था रूथ के साथ। तो फर्स्ट थिंग मैक्स ने क्या पूछा, पहली बात Homecoming प्ले में। ओके, एंड द ऑप्शंस आर इफ एनीवन हैज सीन द न्यूज़पेपर, इफ टेडी इज फाइनली लिविंग, इफ जॉय एंड लैनी हैव क्लीन्ड अप द हाउस, इफ द whore इज स्टिल इन बेड। द राइट आंसर इज इफ द whore इज स्टिल इन बेड। इफ द whore इज स्टिल इन बेड मीन्स प्रॉस्टिट्यूट, वो अभी भी बेड में ही है, इस टाइप से उसने पूछा था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द गेम क्वेश्चंस इन द प्ले रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टेन आर डेड। सो जो उनका गेम था क्वेश्चंस, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था। ओके, का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, थीम क्या था इन द प्ले रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टेन आर डेड। ये जो प्ले है, इस प्ले का मेन ऑब्जेक्ट क्या था गेम क्वेश्चन का। ठीक है, and the options are to ask your opponent as many questions as possible before they fall asleep, to have a conversation entirely composed of questions,
ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दैट मीन्स ये दोनों हमारे पॉइंट्स राइट हैं। इनका ऑब्जेक्ट यही था क्वेश्चंस का, ठीक है, कि वो अपने ओपोनेंट्स को जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन कर सके जब तक वो सोने से पहले, ओके, एंड टू हैव ए कन्वर्सेशन, और उनमें अच्छी सी बातें सही से हो जाए। जो इतनी भी क्वेश्चंस आ रही थी सबसे रिलेटेड सारे कन्वर्सेशन अच्छे से हो जाए ताकि टॉपिक सब क्लियर हो जाए, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज हैमलेट नो दैट क्लॉडियस किल्ड हिज फादर इन द प्ले रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। तो इस प्ले में हैमलेट ने कैसे जाना कि क्लॉडियस ने उसके पापा को मार दिया है? एंड ऑप्शंस आर हैमलेट ओवरहर्ड, क्लॉडियस कन्फेस्ड टू पोलोनियस, Gertrude told him, Rosencrantz and Guildenstern told him, his father's angry ghost told him. The right answer is his father's angry ghost told him. तो उसके जो पापा थे गुस्से वाले थे, घोस्ट भूत, यानी कि उसने बताया था उससे, ठीक है। इस तरह से हैमलेट को पता चला था कि क्लॉडियस ने उसके पापा को मारा है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वन ऑफ द रीजंस गिल्डेस्टर्न इज डिस्टर्ब्ड अबाउट देयर प्रेडिकामेंट इन द प्ले रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टर्न आर डेड। तो इसमें ऐसा कौन सा कारण था कि गिल्डेस्टर्न ने डिस्टर्ब किया अबाउट देयर प्रेडिकामेंट इन द प्ले? प्रेडिकामेंट यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब सिचुएशन जो भी था वो अच्छा नहीं था, ओके, एम्बैरेसिंग था। तो ऐसा कि उसमें क्या कारण था कि गिल्डेस्टर्न बहुत डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है। एंड ऑप्शंस आर दे कांट रिमेंबर देयर पास्ट, नोबडी विल टेल देम व्हाई दे हैव बीन सेंट फॉर, हैमलेट विल नॉट स्पीक टू हिम देम, एंड ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज दे कांट रिमेंबर देयर पास्ट। वो अपने पास्ट के बारे में, अपने भूतकाल के बारे में उन्हें याद ही नहीं है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टर्न सेंट टू एप्रीहेंड हैमलेट। तो रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेस्टर्न को हैमलेट ने क्यों भेजा था एप्रीहेंड करने के लिए? एप्रीहेंड मीन्स अरेस्ट, ओके, तो अरेस्ट करने के लिए क्यों भेजा था? एंड ऑप्शंस आर वी आर नेवर टोल्ड, हैमलेट हैज गन मैड, Hamlet has killed Polonius, all of the above. And the right answer is Hamlet has killed Polonius. तो apprehend है तो obviously इसका आंसर killing वाला ही पॉइंट होगा क्योंकि ये क्राइम है ना। तो apprehend मीन्स अरेस्ट करना है, तो obviously उसने कोई क्राइम किया होगा तभी तो मतलब अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है कि नहीं। इसलिए इन लोगों ने हैमलेट को apprehend करने के लिए, दैट मीन्स अरेस्ट करने के लिए भेजा था, ठीक है। So our next question is, what genre does the play Rosencrantz and Guildenstern are dead belong to? तो इसमें का genre क्या था कि रोसेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टर्न जो डेड है ये किससे बिलोंग करता है, ठीक है। इनका ये जो प्ले है ये किससे बिलोंग करता है, इसका जो राइटिंग्स है, वर्ड्स है, वो किससे बिलोंग करता है? एंड ऑप्शन है ट्रेजेडी, कॉमेडी, हिस्ट्री, मोरालिटी। द राइट आंसर इज कॉमेडी। तो इनका राइट आंसर होगा क्या? कॉमेडी। जो रोसेनक्रेंट्ज और गिल्डेस्टर्न जो आर डेड ये जो प्ले है ये कॉमेडी टाइप प्ले है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले वाज रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द राइज ऑफ हिटलर। तो बैकड्रॉप ऑफ द राइज, हिटलर के अगेंस्ट कौन सा प्ले लिखा हुआ था, ओके। एंड द ऑप्शंस आर मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, मैन इक्वल्स मैन, हैप्पी एंड ड्रम्स इन द नाइट। And the right answer is मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। तो मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन जो प्ले है वो हिटलर के लिए लिखा गया था, इनके अगेंस्ट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ ब्रेट इज द वर्जन ऑफ स्टोरी ऑफ जॉन आर्क एंड नेवर स्टेज इन हिज लाइफ टाइम। तो ब्रेट का कौन सा बुक लिखा हुआ था जो कि इज द वर्जन ऑफ स्टोरी ऑफ जॉन आर्क का लिखा हुआ कहानी था, वर्षन था, एंड नेवर स्टेज इन लाइफ इज हिज लाइफ टाइम, जो उनकी लाइफ टाइम में कभी स्टेज में नहीं दिखाया गया, ओके। एंड ऑप्शंस आर लाइफ ऑफ एडवर्ड II ऑफ इंग्लैंड, डचेस ऑफ माल्फी, सेंट जॉन और ऑफ द स्टॉकयार्ड्स, डाउनफॉल ऑफ द इगोटिस्ट जोहान फाइजर। एंड द राइट आंसर इज सेंट जॉन ऑफ द स्टॉकयार्ड्स, ओके। Our next question is, in which of the following plays John Arden addressed its anti-militaristic theme with a combination of Brechtian exposition and music hall routines? So, कौन से प्ले में जॉन आर्डन ने एड्रेस किया था, दिखाया था एंटी मिलिटरिस्टिक थीम, मतलब मिलिटरी के अगेंस्ट जो उनका थीम था,
विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रेचियन एक्सपोजिशन एंड म्यूजिक हॉल रूटीन्स। इन दोनों के साथ मिलकर कॉम्बिनेशन करके उन्होंने कौन से प्ले में एंटी मिलिट्री वाला थीम दिखाया था, ठीक है, एड्रेस किया था। एंड ऑप्शन क्रो, लिपर्कल, सर्जेंट मसग्रेव्स डांस, नॉन ऑफ दिस। राइट आंसर इज सर्जेंट मसग्रेव्स डांस। ओके, ये इस प्ले में उन्होंने एंटी मिलिट्री वाला थीम रखा था, ठीक है, जॉन ऑर्डर ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ Live Like Pigs, a play about the settlement of gypsies in a housing estate which explores antisocial behavior. So हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें का लाइव लाइक पिग्स का ऑथर कौन है। ए प्ले अबाउट द सेटलमेंट ऑफ जिप्सीज इन ए हाउसिंग स्टेट, तो जिप्सीज लोगों का सेटलमेंट के बारे में है, ठीक है, जो कि एंटी सोशल बिहेवियर के बारे में बताता है। ओके, एंड ऑप्शन है जॉन ऑर्डन, फिलिप लार्किन, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज जॉन ऑर्डन जी ने लाइव लाइक पिग्स प्ले लिखा था। ओके, तो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैरोल्ड पिंटर्स फर्स्ट 4 प्लेज आर। हैरोल्ड पिंटर जी का पहला 4 प्ले कौन कौन सा था? एंड ऑप्शंस आर गिवन। आवर राइट आंसर इज द रूम, द डम वेटर, द बर्थडे पार्टी एंड द केयर टेकर। तो ये इनका पहला 4 प्लेज था, ठीक है, हैरोल्ड पिंटर्स का। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following works which does not belong to Harold Pinter? तो इसमें से हैरोल्ड पिंटर जी का कौन सा प्ले नहीं है? ओके, मतलब बाकी दिन तो रहेंगे बट ओनली वन होगा जो नहीं होगा, ठीक है, अब वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंड द ऑप्शंस आर द वेटर, द लास्ट सितंबर, बिट्रेयल, वन फॉर द रोड। द राइट आंसर इज द लास्ट सितंबर। द लास्ट सितंबर जो है ये हैरोल्ड पिंटर जी ने नहीं लिखा है। ओके, और लास्ट सितंबर जो है हमारा किसने लिखा है? एलिजाबेथ बोवेन ने। ओके, एलिजाबेथ बोवेन ने ये लास्ट सितंबर प्ले लिखा है, ठीक है, ये हैरोल्ड पिंटर जी का नहीं है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द वर्क विच डजंट बिलोंग टू जॉन ऑसबॉर्न। तो हमें अभी देखना है कि जॉन ऑसबॉर्न का कौन सा प्ले नहीं है, बाकी 3 तो रहेंगे बट ओनली एक होगा जो उनका नहीं होगा। एंड ऑप्शन आर कलेक्टेड पोएम्स, वेटिंग फॉर गॉडट, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। इसमें से कोई भी हमारा जॉन ऑसबॉर्न जी का लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो हमें वर्क को आइडेंटिफाई करना है कौन सा जॉन ऑसबॉर्न ने नहीं लिखा है, और हमें पता है कि इसमें से एक भी इन्होंने नहीं लिखा है। तो देखते हैं कलेक्टेड पोएम्स को किसने लिखा है। एंड कलेक्टेड पोएम्स इज रिटन बाय सिल्विया प्लैथ। ओके, सिल्विया प्लैथ, तो ये हमारा सिल्विया प्लैथ जी के द्वारा लिखा हुआ है। ओके, अगर वेटिंग फॉर गॉडट ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हैं, जिसमें कैरेक्टर्स थे व्लादिमीर स्ट्रेजन, इसे हमने देखा था, जिसका निक नेम था पोजो, लकी, ये सब। ओके, तो आप पोजो एंड डीडी टाइप से इनका निक नेम था, तो आप बता सकते हैं इसका राइटर कौन होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये लिखा गया था सैमुअल बेके के द्वारा। ओके, सैमुअल बेके। अगेन हमारा जो लास्ट है ये वाला द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दिस इज रिटन बाय J.R.R. टॉल्किन। ओके, J.R.R. टॉल्किन। ओके, तो ये सब मैंने आपको मेंशन कर दिया किसने क्या लिखा हुआ है, ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने आपको मेंशन करके दिखा दिया है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which play of Osborne focuses on the life and marital struggles of an intelligent and educated but disaffected young man of working class origin, Jimmy Potter, and his equally competent yet impassive upper middle class wife Allison, who takes inspiration from John Parsons' life experience. इसमें क्या पूछा है? इसमें ऑसबर्न जी का कौन से प्ले में फोकस किया गया था लाइफ और मैरिटल शादी वाला प्रॉब्लम स्ट्रगल जो होता है ना, ऑफ इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड, जो कि मतलब इंटेलिजेंट थे, साथ में बहुत पढ़े लिखे थे, बट डिसअफेक्ट यंग मैन ऑफ वर्किंग क्लास ऑरिजिन, जो कि वर्किंग क्लास से मतलब बहुत ही डिसअफेक्ट थे। हाँ, अच्छा नहीं था उनका सबसे रिलेशन। ओके, जिमी पॉटर जिनका नाम था, एंड हिज इक्वली कॉम्पिटेंट येट इम्प्रेसिव अपर मिडिल क्लास वाइफ एलिसन, और उनके समान का और एक कॉम्पिटेंट था जो कि अपर मिडिल क्लास का था, जिसकी वाइफ थी एलिसन। ओके, तो इंस्पिरेशन जो होता है मिलता है ये जॉन जी का पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से मिलता है। तो ये कौन सा प्ले है? ओके, एंड हमें आइडेंटिफाई करना है वो प्ले को। ओके, एंड ऑप्शंस आर द डेविल इनसाइड हिम, लुक बैक इन एंगर, अंडर प्लेन कवर, वॉच इट कम डाउन। द राइट आंसर इज लुक बैक इन एंगर।
इस प्ले में हमें ऑसबॉर्न जी फोकस करते हैं लाइफ एंड मैरिटल स्ट्रगल्स को लेकर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस प्ले इज ए पार्ट ऑफ ट्रायोलॉजी बाय अर्नल्ड वेस्कर विच डिस्क्राइब्स एंड्स जीव्स सर्च फॉर सिक्योरिटी प्रिंसिपल एंड हैप्पीनेस। तो ट्रायोलॉजी यानी 3 है इसमें ड्रामाज, ओके। तो ये जो प्ले है ये एक पार्ट ऑफ ट्रायोलॉजी का है बाय अर्नल्ड वेस्कर जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है ईस्ट एंड जीव्स सर्च फॉर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स और हैप्पीनेस को सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, ठीक है। एंड द ऑप्शन आर चिकन सूप विथ बार्ली, चिप्स विथ एवरीथिंग, द ओल्ड वंस, देयर वेरी ओन एंड गोल्डन सिटी। द राइट आंसर इज चिकन सूप विथ बार्ली। ये उनका प्ले था, ठीक है, जो कि ट्रायोलॉजी था, ओके, ट्रायोलॉजी का एक पार्ट था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ टॉम स्टॉपर्ट इज एन एब्सर्डिस्ट existential tragicomedy and expands upon two minor characters from Hamlet। तो टॉम स्टॉपर्ट का एक कौन सा प्ले है जो कि एब्सर्डिस्ट है, एग्जिस्टेंशियल का ट्रेजिकॉमेडी, इसमें सब कुछ है, मतलब एब्सर्ड भी है, हाँ, ट्रेजिक्स भी है, ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है, सब चीज़ है उसमें। एक्सपांड्स अपॉन 2 माइनर कैरेक्टर्स में 2 कैरेक्टर्स हैं छोटे छोटे फ्रॉम हेमलेट का हेमलेट से लिया गया, ठीक है। एंड द ऑप्शन है द रियल इंस्पेक्टर हाउंड, The every good boy deserves favor, Rosencrantz and Guildenstern are dead, The Coast of Utopia। The right answer is Rosencrantz and Guildenstern are dead। ये अभी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, MCQs वगैरह है ना, ओके। Our next question is according to epic theatre the purpose of a play is, एक epic theatre का पर्पस क्या होना चाहिए एक प्ले में, ओके। एंड द ऑप्शंस आर to present ideas and invite the audience to make judgment on them, to retain the audience, to educate the audience, to arouse the spirit of excitement and motivation in the audience। The right answer is to present ideas and invite। आइडियाज़ प्रेजेंट करना चाहिए, दिखाना चाहिए, और इनवाइट करना चाहिए ऑडियंस को कि उसमें जज कर सके, ठीक है। ये होता है एक एपिक थिएटर का क्वालिटी पर्पस, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वाज कॉइन्ड बाय। ये जो टर्म है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये किसने दिया था? एंड ऑप्शन है सामुएल बेकेट, मार्टिन एस्लिन, एंटोनी अट्रॉड, आर्थर एडामॉव। एंड द राइट आंसर इज मार्टिन एस्लिन। मार्टिन एस्लिन जी ने ये वर्ड टर्म दिया था थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज नॉन फॉर इज एंटी एरिस्टोटेलियन एपिक थिएटर। तो कौन सा इसमें से कौन है जिसे जाना जाता है एंटी एरिस्टोटेलियन एपिक थिएटर के नाम से, ओके। द ऑप्शन आर एंटोनी अट्रॉड, आर्थर एडामॉव, बर्टोल्ट ब्रेcht एंड मार्टिन एस्लिन। राइट आंसर इज बर्टोल्ट ब्रेcht। अभी इनके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया एमसीक्यू इसी वीडियोस में, है ना, और लास्ट वीडियोस में भी, ओके। तो आप अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा हमारे लास्ट वीडियोस भी, जिसमें आपको इनके बारे में काफ़ी एमसीक्यूज डिस्कस करने को मिला है, ओके। Bertolt Brecht's mother, Courage, and her children presents the war-torn Europe as its protagonist as she follows troops with her canteen wagon. So, what is the real name of Mother Courage? So, Bertolt Brecht, Mother Courage जो है and her children, इनका जो लिखा हुआ है इसमें war-torn Europe, इसमें युद्ध के बारे में यूरोप का दिखाया गया है कि यूरोप को कैसे पूरा टॉर्न, पूरा अलग, मतलब गलत तरीके से हमें तोड़ दिया गया एज इज प्रोटैगनिस्ट एज शी फॉलोज ट्रूप्स विद हर कैंटीन वैगन। सो जिसमें जो लीड रोल है जो प्ले कर रहे हैं वो फॉलो कर रही है कैंटीन के ट्रूप को वैगन के साथ। सो व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द मदर करेज? मदर करेज का एक्चुअल नाम क्या था? एंड द ऑप्शंस आर पॉला डैंकर्ड, एना फार्लिंग, लेन विल्सन, जैनी रॉजन। ये क्वेश्चन हमारा जुलाई 2018 में पूछा गया था। द राइट आंसर इज एना फार्लिंग। तो एना फार्लिंग मदर करेज का एक्चुअल नेम था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंटर वंस एडमिटेड दैट ही फर्स्ट बिकेम अवेयर ऑफ द ड्रामेटिक पावर ऑफ द पॉज फ्रॉम सीइंग ए पॉपुलर अमेरिकन कॉमेडियन, विच वन? तो पिंटर ने एक बार देखा था, एडमिट किया था, माना था दैट ही फर्स्ट बिकेम अवेयर ऑफ द ड्रामेटिक पावर। वो पहले अवेयर जान चुका था ड्रामा का पावर का, ड्रामा का जो पावर होता है ऑफ द पॉज फ्रॉम सीइंग ए पॉपुलर अमेरिकन कॉमेडियन, एक फेमस अमेरिकन कॉमेडियन को देखने के बाद उसे पता चला था एक ड्रामा का पावर का, ड्रामेटिक जो लिखते हैं उनके पावर का, ठीक है। तो कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर बॉब हॉप, डब्ल्यू.सी. फिल्ड्स, जैक बेनी, चार्ली चैपलिन। ये क्वेश्चन हमें 2017 नवंबर में पूछा गया था, ठीक है। द राइट आंसर इज जैक बेनी। जैक बेनी ने लिखा था, ओके। सॉरी, दैट मीन्स जैक बेनी जो है हमारे वो पॉपुलर
अमेरिकन कॉमेडियन थे, जिसको देखकर पिंटर ने फील किया था, ओके, एडमिट किया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन पिंटर्स बर्थडे पार्टी सैंडी इज टेरराइज्ड बाय 2 विजिटर्स टू सीसाइड बोर्डिंग हाउस। तो पिंटर का जो बर्थडे पार्टी था सैंडी का, ही बर्थडे पार्टी सैंडी, उसमें क्या हुआ था, टेरराइज्ड हुआ था बाय 2 विजिटर्स, 2 लोगों ने उन्हें पकड़ लिया था, ठीक है, टू सीसाइड बोर्डिंग हाउस, सागर के साइड में जो बोर्डिंग हाउस होता है उसमें। तो कौन थे, आइडेंटिफाई द 2 एंड द ऑप्शन है मैग्रेट कोलबर्ग, मैकन एंड रॉबिन्सन। एंड ये क्वेश्चन 2017 नवंबर में पूछा गया था यूजीसी नेट में, ठीक है। एंड द राइट आंसर इज गोल्डबर्ग एंड मैकन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पेयर ऑफ प्लेस बिलोंग टू द अर्ली कैरियर ऑफ हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर का जो प्ले है, कौन से 2 प्ले से वो बिलोंग करता है, स्टार्ट हुआ उनका कैरियर, ओके। एंड ऑप्शन है केयर टेकर, वन ऑफ फॉर द रोड, सेलिब्रेशन, द रूम। ये क्वेश्चन 2017 नवंबर में पूछा गया था। द राइट आंसर इज द केयर टेकर एंड द रूम। इन दोनों प्ले के साथ इनका जिंदगी का शुरुआत हुआ था, लाइफ सक्सेस में आया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bertolt Brecht's Mother Courage and Her Children, which song does Wheat sing to Mother Courage and Catherine? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, आई थिंक आप इसका आंसर कर सकेंगे, ओके, जो कि क्वेश्चन 2017 जनवरी में पूछा गया था। द राइट आंसर इज फेडरेशन सॉन्ग, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले बाय टॉम स्टॉपर्ट सेट इन ज़ूरिक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर presents the character's interaction with James Joyce as he was writing Ulysses, Tristan Zara during the rise of Dadaism, and Lenin leading up to the Russian Revolution, all of whom were living in Zurich at the time. So, टॉम स्टॉपर्ट का वो कौन सा प्ले था जिसमें जूरिच, ठीक है, सेट किया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, दैट इज 1914 के समय, प्रेजेंट से कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन, जो उसने एक कैरेक्टर प्रेजेंट किया था विद जेम्स जॉयस, ठीक है, जो कि यूलिसिस लिख रहे थे। क्रिस्टियन ज़ारा उस टाइम पे ड्यूरिंग द राइज ऑफ डैडाइज्म, उस टाइम पे डैडाइज्म जब राइज हो रहा था तब ये थी, एंड लेनिन लीडिंग अप टू द रशियन रिवोल्यूशन, और इसने इस रशियन रिवोल्यूशन को अरेस्ट करते हुए देखा था। ऑल ऑफ हुम वर लिविंग इन जूरिक, तो कहाँ रह रहे थे, जूरिक में रहते उस समय, ठीक है। सो वो कौन सा प्ले था, टॉम स्टॉपर्ट के द्वारा। एंड द ऑप्शन आर आफ्टर माइग्रेट, डर्टी लाइनन, आर्टिस्ट डिजाइनिंग स्टेयरकेस एंड ट्रेविसेस। ये क्वेश्चन 2017 जनवरी में पूछा गया था। द राइट आंसर इज ट्रेविसेस, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले बाय टॉम स्टॉपर्ट हैज ए प्ले विद इन द प्ले। तो टॉम स्टॉपर्ट जी का कौन सा प्ले है जिसमें प्ले के अंदर फिर से एक प्ले है। एंड द ऑप्शन आर एंटर फ्रीमैन, द रियल इंस्पेक्टर ऑन, जंपर्स, नाइट एंड डे। ये कुछ 2017 जनवरी में पूछा गया था। द राइट आंसर इज द रियल इंस्पेक्टर होम। इसमें हमारा प्ले के अंदर ही और एक प्ले है, ठीक है। Our next question is what is occupation of Max's son Lenny in Harold Pinter's The Homecoming? Homecoming में मैक्स के बेटा जो लेनी है उसका ऑक्यूपेशन, उसका बिजनेस क्या था, ओके। एंड द ऑप्शन है बॉक्सर, बचर, पिम्प, कैब ड्राइवर। 2017 जनवरी में क्वेश्चन पूछा गया था। द राइट आंसर इज पिम्प, ही वॉज द पिम्प, ओके। पिम्प जो कि कंट्रोल करता है प्रोसेस को, ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bertolt Brecht's concept of alienation was a rejection of the idea that realism was the only mode of art, a critique of capitalist society who should produce alienation is best described as. तो इनका जो कंसेप्ट है alienation का, जो अलग से रहने का, इट वॉज ए रिजेक्शन, ये रिजेक्ट किया गया था द आइडिया दैट रियलिज्म वाज द ओनली मोड ऑफ ए आर्ट। रियलिज्म जो है ओनली एक आर्ट का मोड था, तरीका था। ए क्रिटिक ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी शुड प्रोड्यूस, एक अच्छा पैसा वाला सोसाइटी प्रोड्यूस करने का, ठीक है। alienation is best described as, इसको हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, ओके। एंड ऑप्शंस आर मेकिंग द ऑडियंस फील दैट दे डू नॉट बिलोंग, डिस्टेंसिंग आर्टिस्टिक कन्वेंशंस टू प्रिवेंट एन इमोशनल कैथारसिस, scripting unnatural behavior on stage, and the last option is the rejection of capitalism on the market. क्वेश्चन 2016 जुलाई में पूछा गया था यूजीसी नेट में, ओके। द राइट आंसर इज डिस्टेंसिंग आर्टिस्टिक कन्वेंशन टू प्रिवेंट एन इमोशनल कैथारसिस, ओके। ताकि डिस्टेंस मेंटेन करके एक आर्ट को हम दिखा सके, इससे क्या होगा, इमोशनल कैथारसिस हम प्रिवेंट कर सकेंगे, नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। मतलब इमोशन से हम इमोशन को नहीं दिखा पाएंगे, उससे प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई 2 ऑफ द फॉलोइंग रिटेन बाय क्रिस्टोफर फ्राई। तो इनके द्वारा दिखा गया 2 प्ले का नाम हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आर फ्रेंच विदाउट टीयर्स, देयर इज नॉट फॉर बर्निंग, वेनस ऑब्जर्व्ड एंड द डीप ब्लू सी। क्वेश्चन 2016 जुलाई में पूछा गया था, ओके। राइट आंसर इज 2 and 3, दैट मीन्स लेडीज नॉट फॉर बर्निंग एंड वीनस ऑब्जर्व्ड। ये हमारा
क्रिस्टोफर फ्राई के द्वारा लिखा गया 2 प्ले है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द मॉडर्न प्लेस बाय ब्रिटिश प्लेराइट एक्चुअली पुट शेक्सपियर एज कैरेक्टर ऑन स्टेज। तो कौन सा मॉडर्न प्लेस में से है जो कि ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट ने लिखा है, एक्चुअली पुट शेक्सपियर को रखा है कैरेक्टर ऑन द स्टेज, स्टेज में उन्हें एक कैरेक्टर के हिसाब से प्लेस किया है। ठीक है, एंड ऑप्शन आर एडवर्ड बॉन्स बिंगो, हैरोल्ड पिंडल्स मॉडर्न लैंग्वेज, टेरेंस डैटिगन्स इंस्पेक्टर कॉल्स एंड जो ऑटन्स लूट। ये क्वेश्चन 2015 से हमें पूछा गया था। द राइट आंसर इज एडवर्ड बॉन्स बिंगो। इनका लिखा हुआ बिंगो है जिसमें शेक्सपियर जी को एक कैरेक्टर के हिसाब से प्लेस किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्लेराइट्स वाज द सन ऑफ ए गार्डनर। तो इसमें से कौन से प्लेराइट, कौन से ड्रामेटिस्ट का जो बेटा एक गार्डनर था। ठीक है, एंड ऑप्शन आर हैरोल्ड पिंटर, जो ऑर्टन, टॉम स्टॉपर्ड, एडवर्ड बोन। क्वेश्चन 2015 जुलाई में पूछा गया था। द राइट आंसर इज जो ऑर्टन। जो ऑर्टन जी का जो बेटा था वो एक गार्डनर था। ठीक है, आशा करती हूँ मुझे आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि टोटली हमारा प्रीवियस MCQs डिस्कस हमने किया है इस वीडियो में। आप ये हमारे वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, ज़रूर देखिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को मैंने प्रोवाइड किया आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, द कंटेम्प्रेरी। ओके, आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एट द सेम टाइम आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इसका फ़ायदा उठा सकें और इजीली UGC नेट क्रैक कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जुड़े रहिए, बने रहिए। जय हिंद।